और मैं जींद कोर्ट में बैठता हूं। 2 बार मैं जिला परिषद का मेंबर रहा हूं जींद में। बहुत ही सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति आदरणीय सुदेश गोयल जी को तो मैं जानता हूं। जब भी हम टिकरी बॉर्डर पे जाते हैं तो बड़ी मुस्तैदी के साथ ये मोर्चे पे तैनात वहां पे मिलती हैं। सभी मेरे से पूर्व वक्ताओं के मैंने बहुत सार गर्भित विचार सुने और बहुत अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए लगा कि ऐसा लगा कि मैं बैठ के सुनता ही रहूं, क्योंकि सीखने को मिलता है। पूरे भारत में जहां जहां ये आंदोलन चला हुआ है और इसके अलावा भी जहां छोटे टुकड़ों में आंदोलन चल रहा, सुदूर जो समुद्र के तट पे कहीं केरला में जो छोटे मोटे जो मछुआरे किसानों के हक में आवाज बुलंद जो कर रहे हैं, मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला है। तो एक केवल हंसी का ये धरना शेष था, मैं यहां नहीं आ पाया था, तो मन में एक बेचैनी और उकलाहट पैदा हुई कि क्यों ना उन भाइयों के बीच में वहां जा जाए। मुझे नहीं पता कि इस झूठी मीडिया का सहारा लेके हमारे देश का प्रधानमंत्री मुद्दों से भटकाकर इस देश के आम जन को एक ट्रेंड चला हुआ 3-4 दिन से पीछे कि माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को चुरा लिया गया था, वो कनाडा से हिंदुस्तान वापिस आ गई। मैं मूर्ति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो माता अन्नपूर्णा की मूर्ति हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों का पेट भरेगी कि नहीं भरेगी। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 85% हिंदुस्तान की जीडीपी को उठाने वाला किसान जो पशुपालन और खेती करके, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये मर गया तो पेट नहीं भरेगा हिंदुस्तान का। इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत विडंबना होती है और बहुत दुख मन में इस बात का होता है कि आजादी शहीदों ने अपना गर्म लहू बहा के आजादी हासिल की, और उस आजादी के बाद हमारे शहीदों ने एक सपना मन में बुना था, एक ताना बाना दिल में सोचा था, सजोया था एक सपना। कभी राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि लाही वह दिन भी होगा जो अपनी जमी होगी और अपना ही आसमां होगा। लेकिन बुजुर्गों और नौजवानों, मातृशक्ति ना जमीन हमारी छोड़ी ना आसमान हमारा छोड़ा। इंटरनेशनल कंपनियों का पहरा उसके ऊपर खड़ा कर दिया, और उसके लिए सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो आपके घर में जो बच्चा पैदा होता है, जिसको जैसे तैसे करके, मेरा स्पष्ट इशारा हमारे पुलिस के साथियों की तरफ है, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर सेना हो, उन लोगों को तैयार कर दिया जाता है कि ले बंदूक और गोली तेरे बाप की छाती के अंदर गोली मार, इसकी छाती में संगीन मार। इससे बड़ा जघन्य अपराध तो हिंदुस्तान में 200 साल अंग्रेज ने शासन किया, कभी अंग्रेज ने ऐसा जघन्य अपराध नहीं किया जो जघन्य अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि बेटे को तैयार करती है बाप की छाती में गोली मार दे। मैं पुलिस के साथियों से भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि तुमने जिस दिन ये वर्दी पहनी थी, तुमने आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की शपथ नहीं ली थी, हिंदुस्तान के संविधान की शपथ ली थी। जब तुम्हारी कसम परेड हुई, तुम बगावत कर दो। मैं पैरामिलिट्री फोर्स के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जो ये आदेश पारित हो कि किसान की छाती में गोली चलाओ, आपको वो आदेश नहीं मानना चाहिए। तुम हिंदुस्तान के संविधान के और हिंदुस्तान की सीमाओं के रखवाले हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के और नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय के रखवाले नहीं हो। अपने आप को पहचानो। अगर जमीर जिंदा है, अगर हम माँ बाप की औलाद हैं, तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। मैं जवान और किसान, मेरे से पूर्व वक्ता जब किसान का जयकारा लगवाते हैं उससे पहले जय जवान बोलते हैं। जवान का जो सम्मान किसान कर सकता है धरती पे, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो किसान कर सकता है। मैं पुलिस के साथियों से कहना चाहता हूं और ऊपर बैठे अधिकारियों से भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि समझो इस बात को। उन लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं, उन लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं जो किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। उन लोगों को पद्मश्री के सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाते हैं जो कहते हैं कि 1947 में आजादी हमें भीख में मिली थी, आजादी तो 2014 में मिली थी। मैं उनको बताना चाहता हूं, उस आदरणीय महिला को, लेकिन क्या कहें
जब राजा चरित्रहीन होता है तो हमेशा तवायफ के कोठे गुलजार होते हैं। और ऐसी बदजात औरत जो मेरे किसानों को आतंकवादी कहे और जो कहे कि 1947 में आजादी भीख से मिली थी, मैं ऐसी मोहतरमा को तवायफ नहीं कहूंगा, क्योंकि तवायफ का अपमान हो जाएगा। आजादी हमने 1947 में तलवारों की नोक पे हासिल की थी। हिंदुस्तान के नौजवानों ने भीख में आजादी नहीं ली। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जिस प्रकार किसान धैर्य से हिंदुस्तान का संविधान में वकील भी हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाजत देता है इस बात की कि हम अपने हक और हकूक के लिए लड़े, हम अपनी बात का प्रोटेस्ट करें। जब हम अपनी बात का प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे सरों में लाठियां मारी जाती हैं। आज हमारा भाई एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, अस्पताल के बीच पड़ा है। उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो लोग किसी जांगड़ा समाज का नाम लेके, किसी जाट समाज का नाम लेके, अन्य किसी बिरादरी का नाम लेके जो भाई और भाई के बीच में नफरत की दीवार पैदा करना चाहते हैं, उन सरकारों से इस फांसी के धरने से मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि किसान हिंसा नहीं करेगा, लेकिन इस गांधीवादी तरीके से किसान की गर्दन फांसी के लिए और किसान की छाती तेरी गोली के लिए तैयार है। हिम्मत है तो मैदान में आ जा। दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, अब बूंदों ने बगावत कर ली है और नादान समझ बुज़दिल इसको अब लहरों ने बगावत कर ली है और तलवार तुम्हें झुकना होगा। अब गर्दन ने बगावत कर ली है, किसान की गर्दन ने आज बगावत कर ली है। ये मत सोचना हांसी का प्रशासन कि कुछ किसान यहां बैठे हैं, ये किसान मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये किसान सरकार की कब्र खोदने के लिए काफी है। एक कॉल पे या लाखों किसान इकट्ठे हो जाएंगे। किसान इस धरने के माध्यम से, इस प्रोटेस्ट के माध्यम से केवल एक बात कह रहा है कि जिन लोगों ने उस भाई के कुलदीप राणा के सर में बेदर्दी से चोट मारी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। एफआईआर जो प्राथमिकी दर्ज होती है पुलिस में, फांसी की बेशरम पुलिस से मैं कहना चाहता हूं, यहां के प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं और खट्टर साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि खट्टर साहब एफआईआर दर्ज तो कीजिए, उसके बाद विवेचनाएं की जाती हैं, उसके बाद तफ्तीश होती है। लेकिन तुमने तो एक नौजवान जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है और तुमने तो उसकी प्राथमिकी दर्ज करने से ही मना कर दिया। किसान के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा व्यवहार तो कोई विदेशी के साथ अगर कोई यहां बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी आ जाए उसके साथ भी ना हो। मैं आपसे एक लंबी आपका समय ना लेते हुए मैं केवल एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। आप इसी हौसले के साथ, इसी जज्बे के साथ और शांति प्रिय तरीके से हम अपने मोर्चे पे डटे रहे। हमारी जीत अवश्य होगी, हम जीतेंगे। इस बदमाश, जालिम, मक्कार और मगरूर सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा। 800 शहादत हो गई दिल्ली के बॉर्डरों पे, 800। इनके घर में कुत्ते को भी अगर ठंड लग जाती है तो ये लोग भागे भागे फिरते हैं, लेकिन किसान को कुत्ते से भी कमतर ये लोग आंकते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती इस सरकार की ये कर रही है कि किसान, जिसने पूरे विश्व की जब अर्थव्यवस्था रसातल में चलेगी, कोरोना के टाइम और उससे पहले भी, तो केवल और केवल मात्र एक हिंदुस्तान का किसान था जिसने हिंदुस्तान की शान को और हिंदुस्तान के सम्मान को बचाए रखा है। तो हम 800 साथियों की शहादत देने के बाद भी सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, इन बेशर्मों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप भी इसी देश के हो जिस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, आप भी उस मुल्क के हो। ये गलती हमारी रही कि तुम्हारे जैसे जालिमों को हमने दिल्ली की कुर्सी सौंप दी। समय रहते चेत जाइए, अब भी किसान की बात को मान लीजिए। किसान सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांग रहा, किसान केवल एक निवेदन कर रहा है कि मैं जिस हाल में हूं मुझे जिंदा रहने दीजिए, मुझे केवल जिंदा रहने दीजिए। लेकिन तुम चंद उद्योगपतियों के घरों में बैठ के और चौपट बिछा के उसमें किसान की जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि किसान द्रौपदी नहीं है जिसको युधिष्ठिर जुए में हार जाएगा। किसान शांति से अपना हक मांग रहा है, लेकिन किसान बागी भी होगा, तेरी गर्दन को भी दबाएगा।
मैं जोर का एक नारा लगवाऊंगा, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। जय किसान।